नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का एसएसटी का सिलेबस और इसमें आज अपने बात करने जा रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है और यहाँ पर हमने पहली यूनिट को जो है पूरा कर लिया है। दूसरी यूनिट में हमने मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल का राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया है। अब हम इनके प्रशासन के विषय में बात करेंगे दोस्तों और देखेंगे कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है और याद करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। और हाँ, केवल पूरा सिलेबस करवाने वाला यही एक चैनल है जहाँ पर आप टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज पूरा सिलेबस देख सकते हैं बिल्कुल ही व्यवस्थित तरीके से। तो आइएगा बात करते हैं मौर्य प्रशासन के विषय में। और मौर्य प्रशासन के विषय में सबसे पहले हम देखें कि सर्वोच्च अधिकारी या सबसे ऊपर कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था दोस्तों। और उसके बाद में देखिएगा राजा के नीचे हुआ करता था चक्र या प्रांत, और उसके नीचे हुआ करता था मंडल, और मंडल के नीचे हुआ करता था विषय आहार, जिला, और जिला व ग्राम स्तर का मध्यवर्ती स्तर, और उसके नीचे हुआ करता था ग्राम। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर हुआ करता था राज्य के अंतर्गत राजा, और राज्य जो हुआ करता था ये प्रशासन का केंद्र बिंदु हुआ करता था और इसी से प्रशासन चलता था। यही दोस्तों कार्यपालिका हो या फिर व्यवस्थापिका हो या फिर न्यायपालिका हो, न्यायपालिका, इन सभी का प्रधान या प्रमुख कौन हुआ करता था? तो राजा ही हुआ करता था। सर्वोच्च कौन था? राजा था, जो पूरे प्रशासन का केंद्र बिंदु हुआ करता था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का यही प्रमुख हुआ करता था। और मौर्य जो साम्राज्य था उसे 5 प्रांतों में बांटा गया था। 5 बड़े प्रांतों के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया था दोस्तों। और इन प्रांतों का जो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, इन प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसे हमने कहा था प्रांतपति। यानी प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? प्रांतपति हुआ करता था। और ये कौन होते थे? ये राज परिवार के ही सदस्य हुआ करते थे, जो राजा के द्वारा नियंत्रित हुआ करते थे। अब ये प्रांत थे, ये प्रांत किस में बंटे हुए थे? मंडलों के अंतर्गत बंटे हुए थे। और इन मंडलों का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, या मंडल का सर्वोच्च अधिकारी होता था महामात्य, जिसे अपने महामात्य कहते थे। और ये जो मंडल है वो कुछ जिलों में बंटा हुआ करता था दोस्तों। और ये जो जिले हैं, जिसे आहार या विषय भी कहते हैं, इसका जो मुख्य अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी है वो कहलाता था विषयपति। उसे अपने क्या कहा करते थे? विषयपति कहा करते थे। इसके अलावा युक्त यहाँ हुआ करता था, यहाँ पर देखिएगा रज्जुक हुआ करता था, आगे इनको अपने डिटेल में भी देखेंगे दोस्तों, या फिर प्रादेशिक भी हुआ करता था। इस प्रकार के अधिकारी इसके अंतर्गत हुआ करता था। तो देखिएगा गांव और जिलों, ये अपना ग्राम हो गया और ये जिला हो गया, इनके बीच में एक मध्यवर्ती स्तर भी हुआ करता था। और इस मध्यवर्ती स्तर का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो हुआ करता था स्थानिक। स्थानिक के अलावा कोई अधिकारी हुआ करता था तो उसे हम कहा करते थे गोप। तो इस प्रकार से ये अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से अपने इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी समझ लेते हैं। राजा जो था यही प्रशासन का केंद्र बिंदु हुआ करता था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख यही हुआ करता था, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभक्त हुआ करता था। ये कौन से हैं आगे बात करेंगे हम। और इन प्रांतों के अंतर्गत क्या हुआ करता था? सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जिसे हम प्रांतपति कहा करते थे। क्या कहते थे? प्रांतपति। ये राज परिवार का ही सदस्य होता था और राजा के द्वारा नियंत्रित हुआ करता था दोस्तों। तो सामान्य सी बात समझें कि मौर्य साम्राज्य जो है, पूरा साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभक्त हुआ करता था। और प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे अपने प्रांतपति कहा करते थे। प्रांत फिर मंडलों में बंटे हुए करते थे दोस्तों, और मंडल जो है वो जिलों में बंटे हुआ करते थे। और इन मंडल का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो हुआ करता था महामात्य। फिर मंडल जो है वो किस में हुआ करते थे? विषय आहार या जिलों के अंदर, और इनका सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कहलाता था। अन्य अधिकारी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक हुआ करते थे।
जिला और गांव के मध्य एक मध्यवर्ती स्तर हुआ करता था। इस मध्यवर्ती स्तर का सर्वोच्च अधिकारी स्थानिक हुआ करता था, अन्य अधिकारी गोप हुआ करता था। सबसे निचला स्तर था ग्राम, जो कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था, गांव का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, उसे हम कहा करते थे ग्रामिक। क्या कहते थे दोस्तों? उसे ग्रामिक के नाम से जानते थे। तो यहाँ आप केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो मौर्य प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत प्रशासन हुआ करता था। कैसा प्रशासन हुआ करता था दोस्तों? केंद्रीकृत प्रशासन हुआ करता था। इसको आगे समझने से पहले एक बार फिर से एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर अपने मौर्यकालीन अधिकारियों का क्रम देखें तो सबसे निचले स्तर पर हुआ करता था ग्रामिक। सबसे नीचे कौन हो गया? ग्रामिक। ग्रामिक के बाद में कौन आया करता था? ग्रामिक के बाद में आता था गोप। गोप के बाद में कौन आता था? तो गोप के बाद में आता था स्थानिक। और स्थानिक के बाद में देखिएगा कौन आता था? युक्तक आता था। युक्त के बाद में कौन आता था? रज्जुक आता था। रज्जुक के बाद में आता था प्रादेशिक। कौन आता था प्यारे दोस्तों? प्रादेशिक आता था। और प्रादेशिक के बाद में देखिएगा कौन आता था? विषयपति। विषयपति के बाद में कौन आता था? महामात्य। और महामात्य के बाद में कौन आता था? प्रांतपति। और प्रांतपति के ऊपर कौन हुआ करता था? राजा। तो यानी सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? सर्वोच्च अधिकारी जो है वो राजा हुआ करता था। राजा के नीचे फिर प्रांतपति, प्रांतपति के नीचे महामात्य, विषयपति, फिर प्रादेशिक, फिर रज्जुक, फिर युक्तक, फिर स्थानिक, फिर गोप, और सबसे नीचे कौन हुआ करता था? ग्रामिक हुआ करता था। ये देखिएगा एक क्रम था इनके मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारियों का, अपने क्रम कह सकते हैं, जिसे हमने समझा है एक डायग्राम के माध्यम से। और यहाँ केंद्रीय प्रशासन में जो अभी हमने बात की थी कि मौर्य प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत का मतलब सारी जो सत्ता है वो एक हाथ में हुआ करती थी। केंद्र बिंदु कौन हुआ करता था? राजा था, वही सारी सत्ता को संभालता था। राजा ही था जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख हुआ करता था। अब देखिएगा यहाँ कुछ चीज़ें समझने की है, जिसमें से एक चीज़ देखें हम, उपधा परीक्षण। तो उपधा परीक्षण क्या हुआ करता था कि मंत्रिपरिषद जो है वो सदस्यों के चुनाव से पहले उनके चरित्रों को जानने के लिए एक जांच की जाती थी। उसी जांच पद्धति को हम उपधा परीक्षण के नाम से जानते थे। तो इसके बाद में देखिएगा एक और पद की अपने बात करें, तीर्थ। तो तीर्थ कैसे कहते थे? तो दोस्तों अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो तीर्थ जो है सर्वोच्च अधिकारियों को कहा जाता था। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तीर्थ होता था। और कुल 18 तीर्थों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ प्रमुख तीर्थ की बात करें, 18 की तो बात तो नहीं करेंगे, जो इनमें से इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले में ये याद रखना है कि तीर्थ होते कौन थे? जो उच्चाधिकारी हुआ करते थे उन्हें कहा करते थे। जैसे पुरोहित, पुरोहित कौन हुआ करता था? धर्माधिकारी हुआ करता था या फिर प्रधानमंत्री हुआ करता था। फिर हम बात करें समाहर्ता की। समाहर्ता कौन हुआ करता था दोस्तों? समाहर्ता हुआ करता था राजस्व विभाग का प्रधान। जैसे हमारे आज यहाँ पर राजस्व विभाग होता है, टैक्स कलेक्शन का विभाग होता है, वैसे ही हुआ करता था। उसके बाद में हम बात करें सन्निधाता की। तो सन्निधाता कौन हुआ करता था? राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था। कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरी जो उनकी हुआ करती थी उस समय उनका अधिकारी हुआ करता था। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कौन हुआ करता था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। फौजदारी न्यायालय जैसे एक तो दो प्रकार के मामले हुआ करते हैं, सिविल मामले जो संपत्ति से संबंधित होते हैं, और एक फौजदारी मामले। तो ये फौजदारी मामलों का न्यायाधीश हुआ करता था। फिर देखिए व्यावहारिक, व्यावहारिक कौन हुआ करता था? दीवानी मामले का न्यायाधीश हुआ करता था। जो दीवानी न्यायालय हुआ करते थे उनका जो न्यायाधीश हुआ करता था वो दीवानी मामले कौन से हुआ करते थे? जो संपत्ति से संबंधित होते थे। फौजदारी जिसमें हत्या, लूट या इस तरह के मारपीट के मुकदमे हुआ करते थे वो आते थे। दंडपाल, दंडपाल कौन होता था? सेना के लिए सामग्री जुटाने वाला अधिकारी हुआ करता था। नागरिक हुआ करता था नगर का प्रमुख अधिकारी। दोवारी कौन हुआ करता था? राजमहलों की देख रेख करने वाला अधिकारी हुआ करता था। दोवारी कौन है दोस्तों? इसे याद रखिएगा, थोड़ा अलग सा नाम है। राजमहलों की देख रेख करने वाला ये अधिकारी हुआ करता था। आटविक जो है, आटविक वन से संबंधित है तो वन विभाग का प्रधान अधिकारी आटविक हुआ करता था।
कर्मांतिक, कर्मांतिक की बात करें तो उद्योग धंधों का प्रधान हुआ करता था। तो दोस्तों व्यावहारिक कौन हो गया? व्यावहारिक कौन हो गया? तो देखिएगा, व्यवहारिक हो गया वो अधिकारी जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। देखिएगा, हमने इसमें किसके विषय में बात की थी? पुरोहित के विषय में बात की। नंबर 1 पे कौन सा था? पुरोहित था। धर्माधिकारी होता था या प्रधानमंत्री हुआ करता था। दूसरा हमने बात की थी समाहर्ता की। समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ करता था। तीसरे के हमने जो विषय में बात की थी वो थी सन्निधाता। सन्निधाता कौन हुआ करता था? राजकीय कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी का अध्यक्ष हुआ करता था। और चौथे की अगर हम बात करें प्रदेष्टा, तो प्रदेष्टा कौन हुआ करता था? दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। व्यवहारिक जो है वो प्रदेष्टा जो था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। व्यवहारिक जो था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला होता था। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। द्वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी हुआ करता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान हुआ करता था। दोस्तों फिर हम बात करें अर्थशास्त्र में जिन चर्चित अध्यक्षों के विषय में बात की गई है। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष पण्य व्यापार से संबंधित शब्द हैं। तो पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे अपने पण्याध्यक्ष कहा करते थे। सुराध्यक्ष आबकारी, सुरा माने शराब होता है, तो ये आबकारी वालों को जो है शराब से संबंधित ही मानते हैं। आबकारी विभाग जो है वो शराब का विभाग हुआ करता है, तो सुराध्यक्ष उस समय उसको कहा करते थे। सीताध्यक्ष, सीता जो है वो राजकीय भूमि से संबंधित शब्द है, तो सीताध्यक्ष राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे हम सीताध्यक्ष के नाम से जानते थे। कोषाध्यक्ष तो सिंपल सा शब्द है, जो कोष था राजकोष है ना, जो राज्य का जो खजाना हुआ करता था उस खजाने का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे अपने कोषाध्यक्ष कहा करते थे। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष, टकसाल क्या होती है दोस्तों? जहाँ पर सिक्के छपते हैं, करेंसी छपती है, उसका अध्यक्ष हुआ करता था। आकाराध्यक्ष, आकार है ना, आकाराध्यक्ष यानी खान जो हुआ करती थी उनका जो अध्यक्ष हुआ करता था। अक्षय पटलाध्यक्ष ये हुआ करता था महालेखाकार, जो सबका लेखा जोखा रखता था। द्यूत माने होता है जुआ, तो द्यूताध्यक्ष कौन हो गया? जुआ का निरीक्षण करने वाला अधिकारी हो गया। नवाध्यक्ष कौन हो गया? पशु का निरीक्षण करने वाला अधिकारी हो गया। सोनाध्यक्ष जो बूचड़ खाना जहाँ पर पशुओं को काटते हैं उसका अध्यक्ष हो गया। आयुधा अध्यक्ष कौन हो गया? अस्त्र शस्त्र के कारखाने का जो अध्यक्ष है उसे हमने कहा था दोस्तों आयुधाध्यक्ष। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष सुरा माने शराब आबकारी का, सीताध्यक्ष सीता राजकीय भूमि है तो राजकीय भूमि का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अपने यहीं से संबंधित है राजकोष। लक्षणाध्यक्ष ये थोड़ा सा अलग याद रखना पड़ेगा, टकसाल का अध्यक्ष हुआ करता था जहाँ सिक्के छपते थे। आकाराध्यक्ष, आकार माने खजाना, और खजाना से आकर कहते हैं वैसे तो खानों का जो अध्यक्ष हुआ करता था आकाराध्यक्ष कहते थे हम उसको। अक्षय पटलाध्यक्ष महालेखाकार हुआ करता था। द्यूत माने जुआ, तो जुए का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। नवाध्यक्ष पशुओं का निरीक्षण करने वाला। सोनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष। और आयुधाध्यक्ष, आयुध माने तो अस्त्र शस्त्र होता है तो उसके कारखाने का अध्यक्ष हो गया, याद रख सकते हैं आराम से हम। एक हमारे पास में आता है पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष कौन हुआ करता था? जो नापतोल और तराजू का अध्यक्ष हुआ करता था, यानी नापतोल सही चल रहा है या नहीं चल रहा राज्य में, उनके विषय में बात किया करता था। फिर हम बात करें प्रांतीय प्रशासन की, तो प्रांतीय प्रशासन में देखिएगा मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभक्त था। सबसे पहले हमने इसके विषय में बात की थी, तो यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये 5 प्रांत कौन कौन से थे। तो एक तो आया उत्तरापथ जिसकी राजधानी हो गई तक्षशिला। दूसरा आया दक्षिणापथ जिसकी राजधानी होगी सुवर्णगिरी, कर्नाटक में है। तीसरा आया अवंती जिसकी राजधानी होगी उज्जैनी, और कलिंग की राजधानी होगी तोसाली चौथा, और 5वां प्रांत हो गया प्राची जिसकी राजधानी होगी पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार से 5 प्रांतों में बंटा हुआ था मौर्य साम्राज्य। और इन प्रांतों का यानी इस एक प्रांत का जो अध्यक्ष होता था या सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे अपने प्रांतपति या गवर्नर नाम के नाम से जानते थे। और ये राजा अपने परिवार के ही किसी सदस्य को लगाता था और इसे ही कुमार या आर्यपुत्र भी कहा जाता था। तो सिंपल सी बात समझ गए होंगे, मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांत यानी 5 स्टेट में अपने बांट सकते हैं, और हर स्टेट का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो प्रांतपति होता था, बड़ा अधिकारी प्रांतपति होता था जो राजा के ही परिवार का सदस्य हुआ करता था। सबसे बड़ा होता था प्रांत, प्रांत फिर बंटा हुआ है मंडलों में, मंडल बंटा हुआ है विषय या जिले के अंदर।
मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र भी कहा गया है। क्या कहा जाता था दोस्तों? मौर्य साम्राज्य में ये जो प्रांत हैं, इन प्रांत को क्या कहा गया है? चक्र भी कहा गया है दोस्तों। प्रांत जो था वो कई मंडलों में बंटा हुआ होता था, और मंडल का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उससे हमने महामात्य कहा था। इसके विषय में हमने पीछे भी बात की है। मंडल जो है कई विषयों या जिलों में बंटा होता था, जिसका अधिकारी विषय के नाम पे जिलाध्यक्ष कौन हो गया? विषयपति हो गया उस समय का। स्थानीय प्रशासन की बात करें, लोकल बॉडीज़ की बात करें, तो मौर्य काल में जिला स्तर पर हम देख रहे हैं, इसे जिला को विषय कहा, और हमने देखा इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? विषयपति हो गया, यानी कलेक्टर हो गया उस समय का। जिले में अन्य 3 अधिकारी जो हुआ करते थे, यानी विषयपति के अलावा एक प्रादेशिक होता था, ये क्षेत्र में दौरा करता था और जिले व गांव के अधिकारियों का विवरण समाहर्ता को दिया करता था। तो एक प्रादेशिक नामक एक अधिकारी हुआ करता था, ये उस क्षेत्र में जिले में दौरा किया करता था और जिले और गांव के अधिकारियों का जो विवरण है वो समाहर्ता को दिया करता था। समाहर्ता आपको याद होगा कौन था? राजस्व विभाग का जो प्रधान हुआ करता था ना, ये प्रादेशिक राजस्व विभाग के प्रधान उच्चाधिकारी तीर्थ, जिसे हमने कहा था ना समाहर्ता तीर्थ हुआ करता था, उसको ये जानकारी देने का कार्य किया करता था। फिर हम कहें रज्जुक का जो संबंध था गाँवों के अंदर भूमि का सर्वेक्षण करना और उन भूमि का मूल्य निर्धारण करना ताकि टैक्स को निर्धारित कर सके, ये काम उसका हुआ करता था। प्रादेशिक को अपने पढ़ चुके हैं, ये क्षेत्र में दौरा किया करता था। इसके अलावा एक और हुआ करता था युक्त। युक्त क्या करता था? ये पहले वाला ही है, राजस्व वसूलता था और उसका लेखा जोखा रखा करता था। तो प्रादेशिक तो क्या करता था? अधिकारियों का विवरण समाहर्ता को देता था। रज्जुक जो था वो भूमि का सर्वेक्षण करता था, और युक्त जो था वो टैक्स वसूलने का काम किया करता था दोस्तों जिले के अंदर। फिर हम देखिए ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, पीछे भी हमने देखा सबसे छोटे निम्न स्तर पर कौन सी आई थी? ग्राम आई थी। कुछ गांवों को मिलाकर के कोटियों का भी निर्माण किया जाता था। क्या करते थे दोस्तों? गांवों को मिलाकर के कोटियों का निर्माण होता था, जो जिला और गांवों के मध्यवर्ती स्तर का द्योतक हुआ करता था। हमने देखा था ना विषयपति और गांव, इन दोनों के बीच में एक मध्यवर्ती स्तर भी हुआ करता था दोस्तों। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं। एक तो हुआ करता था जिला, जिले के नीचे हुआ करती थी कोटियाँ। क्या हुआ करती थी दोस्तों? कोटियाँ। जो हमारा कौन सा स्तर हुआ करता था? मध्यवर्ती स्तर हुआ करता था। कौन सा स्तर है? ये हमारा मध्यवर्ती स्तर। और फिर उसके नीचे हुआ करते थे ग्राम। ग्राम का अधिकारी हुआ करता था ग्रामिक। जिले का अधिकारी हुआ करता था विषयपति। ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इन कोटियों या मध्यवर्ती स्तर की बात करें तो यहाँ पर हम इसे बांट सकते हैं। एक तो हुआ करता था स्थानिक, एक अधिकारी हुआ करता था द्रोणमुख, एक अधिकारी हुआ करता था खारवटिक, और एक अधिकारी हुआ करता था संग्रहण। ये बंटा हुआ था। स्थानिक जो था उसमें 800 गांव हुआ करते थे। ये 800 ग्राम का एक समूह हुआ करता था, जिसका अधिकारी भी कौन हुआ करता था? स्थानिक। द्रोणमुख के अंदर 400 गांवों का समूह आता था, खारवटिक के अंदर 200 गांवों का समूह आता था, और संग्रहण के अंदर 10 गांवों का समूह आता था। और इस संग्रहण का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था गोप। सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ करता था? गोप हुआ करता था। ये हमने देखा था दोस्तों। संग्रहण का अधिकारी कौन हो गया? गोप हो गया। फिर खारुटिक 200 गांवों का समूह है, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह है, स्थानिक जो है वो 800 गांवों का समूह है। ये मध्यवर्ती स्तर है। तो जिला और गांव के बीच में एक मध्यवर्ती स्तर हुआ करता था, जिसे अपने कोटियां कहते थे। ये 4 प्रकार से हम देख सकते हैं: 800 गांवों का समूह, 400 का, 200 का और 10 गांवों का समूह। स्थानिक की बात करें तो 800 गांवों का यह समूह हुआ करता था, जिसका अधिकारी स्थानिक होता था, अभी हमने पढ़ा। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह हुआ करता था, खारुटिक 200 गांवों का समूह, और संग्रहण जो है वो 10 गांवों का समूह हुआ करता था, जिसका अधिकारी गोप हुआ करता था दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ये कहता था कि राज्य के 7 अंग होते थे। कितने अंग हुआ करते थे? 7। राजा राज्य का सिर माना जाता था, मंत्री को हम आँख मानते थे, मित्र को कान मानते थे, कर या कोष को मुख मानते थे, सेना को मस्तिष्क माना जाता था, राज्य को जांग माना जाता था, और दुर्ग को
जो है राज्य की बाहें माना गया है। इस प्रकार से हम इनको बांटते थे दोस्तों। ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। न्याय प्रशासन की बात करें तो न्याय के अंदर जो सम्राट था राजा था, वही न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। सबसे निम्न स्तर पर कौन हुआ करता था? गांव हुआ करता था, ये हमने देखा। तो यहाँ पर सबसे नीचे कौन आ गया? गांव। गांव के नीचे फिर संग्रहण आया, उसके ऊपर हमने देखा था ना 10 का समूह। ये कितने का समूह हुआ करता था? 10 का समूह हुआ करता था। फिर आता है द्रोणमुख, और उसके बाद में कौन सा आया? द्रोणमुख के बाद में हमारे पास में आता है स्थानिक। सबसे नीचे देखा था ना हमने संग्रहण 10 गांवों का समूह। फिर हमने देखा था द्रोणमुख जो था वो 400 गांवों का समूह हुआ करता था। इन दोनों के बीच में एक जो था वो खारोटिक भी हुआ करता था ना, खारोटिक 200 गांवों का समूह हुआ करता था। इसके ऊपर आ गया था स्थानिक। स्थानिक क्या हुआ करता था? 800 गांवों का समूह, जिसका अधिकारी स्थानिक हुआ करता था। उसके बाद में जनपद आते थे, और उसके बाद में जो है पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय आ जाता था, जो सबके ऊपर हुआ करता था दोस्तों। न्यायालयों के प्रकार की बात करें तो एक तो आता था धर्म स्थानीय न्यायालय, जो दीवानी न्यायालय के रूप में दीवानी जो मुद्दे हैं उनको सुलझाता था। इनकी संरचना देखिएगा, इसमें 3 व्यावहारिक हुआ करते थे और 3 अमात्य नियुक्त किए जाते थे दोस्तों। ये व्यावहारिक और अमात्य क्या होते हैं, ये अपने पीछे पढ़ चुके हैं। व्यावहारिक और अमात्य नियुक्त किए जाते थे दोस्तों। 3 तो इसमें कितने होते थे? व्यावहारिक कौन होता था? याद आ गया होगा आपको। व्यावहारिक हुआ करता था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश जो होता था, उसे हम व्यावहारिक के नाम से जानते थे। इसके अलावा इसमें 3 अमात्य भी हुआ करते थे दोस्तों। फिर इसके बाद में हम बात करें कंटक शोधन, ये कौन सा हुआ करता था? कंटक यानी कठोर से ही ले लो, फौजदारी मामलों का जो न्यायालय है उसे हम कहा करते थे। इसमें 3 प्रदेष्टा हुआ करते थे और 3 अमात्य हुआ करते थे। प्रदेष्टा कौन है? याद आ गया होगा आपको। प्रदेष्टा हुआ करता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तीर्थ, जिसे हमने कहा था, ये तीर्थ हुआ करते थे। इसके विषय में अपने पहले बात कर चुके हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इनके समय की गुप्तचर प्रणाली के विषय में। तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, और इनका मुख्य अधिकारी जो हुआ करता था वो सर्व महामात्य कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? सर्व महामात्य के नाम से हम उसको जानते थे। संस्था क्या हुआ करती थी उस समय? संस्था वो होती थी, संस्था हम कहते थे वे गुप्तचर जो संगठित होकर के कार्य किया करते थे, उन्हें हम संस्था के नाम से जानते थे। संचरा जो गुप्तचर घुमक्कड़ हुआ करते थे, घुमक्कड़ प्रकार के होते थे। तो गुप्तचर प्रणाली में गूढ़ पुरुष का किन्हें कहा गया है? गुप्तचरों को। इनका सबसे बड़ा अधिकारी सर्व महामात्य हुआ करता था। संस्था ऐसे गुप्तचर जो संगठित होकर के काम करते थे, और संचरा ऐसे गुप्तचर जो घुमक्कड़ प्रकार के हुआ करते थे। फिर अपने राजस्व प्रशासन की बात करें, टैक्स कलेक्शन कैसे होता था? तो राजस्व प्रशासन विस्तृत और अत्यधिक केंद्रीकृत था, यानी केंद्र की ओर ही जाता था। कृषि पर कर की मात्रा किस प्रकार से निर्धारित की जाती थी? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कृषि योग्य भूमि पर कर, कृषि योग्य भूमि पर कर या कृषि पर भूमि की मात्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग की, कि मौर्य काल में किस प्रकार से टैक्स लिया जाता था। तो भाग अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का भू राजस्व हुआ करता था। अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 भाग और विदेशी स्रोतों के अनुसार 1/4 भाग लिया जाता था दोस्तों। तो देखिएगा, यहाँ अगर हम कृषि पर कर की बात करें तो 2 चीज़ अपने और देख सकते हैं। एक तो हुआ करती थी कृषि योग्य भूमि, ठीक है, और दूसरी हुआ करती थी जहाँ सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था कर दी है। तो कृषि योग्य जो भूमि हुआ करती थी उस पर 1/4 या 1/6 भाग जो है वो टैक्स लगता था। 1/4 या फिर 1/6 भाग टैक्स लगता था। लेकिन जहाँ पर सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था की थी वहाँ पर 1/3 भाग टैक्स लगता था। भाग क्या हुआ करता था? ऐसा भू राजस्व का ही नाम था भाग, और अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 भाग, लेकिन विदेशी स्रोतों के अनुसार 1/4 भाग है, ऐसा लिया जाता था दोस्तों। इसके बाद में देखिए, बलि की बात करें तो बलि एक धार्मिक कर हुआ करता था। प्रणय की बात करें, प्रणय वैसे तो विवाह शादी से संबंधित मानते हैं, लेकिन ये एक आपातकालीन कर हुआ करता था, युद्ध कर था ये, जो कुल उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। सेना भक्त, ये क्या होता था कि कोई भी सैन्य अभियान है तो उससे पहले सेना के लिए ये टैक्स लिया जाता था दोस्तों। शुल्क की बात करें तो शुल्क हुआ करता था सीमा कर, जो बॉर्डर कर होता है उसको कहते हैं। प्रवेश यानी प्रवेश करना, आयात करना, आयात मतलब किसी दूसरे स्थान से कुछ मंगवाना। फिर हम बात करें पिंड कर की,
तो पिंड कर जो है, सॉरी उससे पहले और हैं निष्क्रम्य कर। निष्क्रम्य कर जो है वो नियति पर कर लगता था। निष्क्रम्य कर कौन सा है, जो नियति, सॉरी नियति नहीं है, इसको काटिएगा, निर्यात है। निष्क्रम्य कर कौन सा है, निष्क्रमण यानी जाना। प्रवेश्य कौन सा हो गया, प्रवेश्य का मतलब इंपोर्ट करना, यानी ये आयात कर हुआ करता था। और जब अपने भेजते हैं तो निष्क्रम्य कर यानी जो निर्यात पे लगता था। वर्तनी पथ कर जिसे अपने चुंगी कहते हैं अब भी लगता है। ब्याजी कर हुआ करता था, सेल्स टैक्स कह सकते हैं, जो खरीदने और बेचने पर उस समय लगता था दोस्तों। पिंड कर संपूर्ण गांव से एक बार में जो टैक्स लिया जाता था हम उसे कहते थे। रज्जू कर भूमि, रज्जू कौन हुआ करता था, नाप तोल वाला अधिकारी, तो भूमि माप हेतु जो कर लिया जाता था उसे रज्जू कर कहते थे हम। फिर हम बात कर लें लास्ट में, मौर्यकालीन राजस्व आय के नाम क्या हुआ करते थे। कौन सी आय को क्या कहा करते थे, दुर्ग। जो नगरों से हमें आय प्राप्त होती थी उसे हम दुर्ग कहते थे। जनपद से जो आय प्राप्त होती थी उसे राष्ट्र कहा जाता था। सेतु, फल फूल सब्जियों से जो प्राप्त आय हुआ करती थी उसे कहते थे। ब्रज, पशुओं से जो आय प्राप्त होती थी उसे कहा करते थे। सीता, जो राजकीय भूमि है उससे जो आय प्राप्त होती थी उसे कहते थे। हिरण्य, जो नगद राजस्व प्राप्त होता था हम उसे कहा करते थे। और एक उदक भाग हुआ करता था जो सिंचाई पर लगने वाला कर हुआ करता था दोस्तों। तो इस प्रकार राजस्व आय के नाम हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरे मौर्यकालीन प्रशासन को बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एक एक चीज़ हमने बारीकी से समझ ली है। वीडियो सच में अच्छा लगे, दिल से लाइक करने को मन करे तो कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ परेशानी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे और पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।